हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 सोशल साइंस का ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी बुक के हैं। उससे पहले कि हम इसमें आपने क्या क्या पढ़ा होगा उसका कुछ मेन टॉपिक्स बता दे रहे हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है टॉपिक नंबर 1 में, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। यानी जनसंख्या को देखते हुए हमारी भोजन उपलब्ध कैसे हो, हमारी भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कैसे हो, इसके लिए हम अलग अलग प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकों को अपना रहे हैं। जैसे कि पहले के दौर में खेती जो होती थी वो हलों के माध्यम से होती थी, लेकिन अभी के दौर में अलग अलग प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकें आ गई हैं। जैसे कि थ्रेसिंग, बुआई करने के ड्रिलिंग मशीन हो गया, सिंचाई करने के लिए पंपिंग हो गया, स्प्रिंकलिंग हो गया, ये सभी फैसिलिटीज हो गए हैं। उसके बाद कृषि एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। अब कह रहा है फसल किसे कह सकते हैं, तो किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को हम फसल कह सकते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु वैसे तो जनरली ग्रीष्म ऋतु में आपको खरीफ फसल उगाई जाती है जनरली। वैसे तो रबी फसल और खरीफ फसल ये प्रॉपर दो दो ऋतुएं ले लेता है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रीष्म में ये शिशिर में स्टार्ट होता है तो ग्रीष्म में ये कटता है, तो ये हो जाएगा रबी फसल। और जो ग्रीष्म में बुआई होता है और शिशिर में कटना स्टार्ट होता है वो हो जाएगा खरीफ फसल। तो हम कह सकते हैं कि ऋतुओं के आधार पर फसल को दो भागों में बांटा गया है, रबी और खरीफ। जुताई करके मिट्टी तैयार करना तथा उसे समतल करना जरूरी होता है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को मिट्टी में उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए जरूरी है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की मदद से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक या रासायनिक खाद या उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। यानी उचित समय और अंतराल पर फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित या बेकार या बिना उगाए गए पौधों को हटाया जाता है, जिसे खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को अपने हाथों या मशीनों से काटना है। अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। और बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण जरूरी है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। यानी इसमें हमने क्या क्या मुख्य पॉइंट पढ़े हैं? पशुपालन क्या है, थ्रेसिंग क्या है, बुआई क्या है, सिंचाई क्या है, खरपतवार क्या है, उसके बाद फसल क्या है, फसल कितने प्रकार के होते हैं। ये सभी मुख्य मुख्य पॉइंट आप सभी को इस चैप्टर के माध्यम से बता दिए हैं। अब चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ये है। भूगोल एनसीईआरटी का है, जो क्लास 8 का है, जो सभी बोर्ड, सभी राज्यों के बोर्ड से रिलेटेड है। जैसे यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, अलग अलग बोर्ड जितने भी स्टेट के बोर्ड्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, वो सभी बोर्ड में सेम ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ ही डिफरेंस होते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में कह रहा है, एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास। अभ्यास में कह रहा है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। क्वेश्चन 1 का क है,
एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो क्या कहेंगे उसे? उसे हम कहते हैं फसल। अभी जस्ट मैं आप सभी को पढ़ाया था। फिर है ख, फसल उगाने से पहले पहले चरण मिट्टी की डैश होती है। तो फसल उगाने से पहले पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी की जाती है, जिसे मिट्टी को जोतना भी कह सकते हैं। ग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। तो क्षतिग्रस्त बीज जो खराब बीज होते हैं वो जल में तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक होता है। मतलब फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश होना एवं मिट्टी से पोषक तत्व मिलता है। यानी सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे कि पोषक तत्व मिलते हैं तथा जल भी लेते हैं। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं, तो वैसे ही पौधों में भी प्रकाश प्रकाश एवं मिट्टी एक पोषक तत्व है जो खाने का चीज है और जल का आवश्यकता होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। कॉलम ए में है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या है? तो खरीफ फसल एक का आपको मिलान हो जाएगा ई से। धान एवं मक्का जो है ये खरीफ फसल है। अब दूसरा नंबर है रबी फसल। अब रबी फसल एक का मिलान कर देंगे डी से, गेहूं और चना को। फिर रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक में क्या हो जाएगा? तो तीन का दो मिलान करना है, मतलब यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। और चार नंबर में है कार्बनिक खाद। इसका मिलान हो जाएगा आपको सी नंबर से, यानी पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। तो इसको आपको मैचिंग कर देते हैं जिससे कि आसान रहेगा। तो देखिए, एक को ई से मैच हो गए, दो को डी से हो गए, तीन को बी से हो गए, सॉरी तीन को बी से नहीं करना है, तीन को, हाँ सॉरी सॉरी, तीन का बी से ही होगा, तीन को बी से हो गए और चार को सी से हो गए। तो ये सभी आप सभी ऐसे ही मैच कर लीजिएगा। वैसे तो नीचे में आंसर भी लिखा हुआ है, तो आंसर देख के आप खुद से भी मैच कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के दो दो उदाहरण देना है। जैसे खरीफ फसल, तो खरीफ फसल में अभी जस्ट आप देखे थे धान और मक्का था। वैसे ही रबी फसल, तो रबी फसल में गेहूँ, गेहूँ हो गए, दलहन हो गए। दलहन में मतलब दाल से रिलेटेड जितने भी दाल हो गए, जैसे गेहूँ, चना, मटर, ये सभी हो गए रबी फसल में। खरीफ फसल में आपको धान मक्का हो गया। उसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो नीचे पैराग्राफ दिया ही है, सिर्फ मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मिट्टी तैयार करना क्या है? तो यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने में पलाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जरूर जाकर श्वसन कर सकती हैं। पोली बनाई हुई मिट्टी से केंचुआ और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाती है, जो अच्छी फसल उगाने से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मतलब पोला बनाने का मतलब है, गांव को भाषा में हम उसे आरी बोलते हैं, आरी। अब बुआई, बुआई क्या है? तो यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन पौधों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधों को पर्याप्त हवा, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे परंपरागत औजार, सीड ड्रिल। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट है
निराई, निराई क्या है? तो निराई खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व एवं आदि ग्रहण करने की फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। इस फसल को कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी से मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल एवं बीज बनाने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। तो निराई क्या है? ये हो गया खरपतवार हटाने की विधि को हम निराई कहते हैं। अब आ जाओ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है? तो खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर या विनोइंग द्वारा अलग करते हैं, और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करके भूसे को अनाज से अलग करता है, उसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो हमने आपको इस चैप्टर में मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, निराई, थ्रेसिंग ये सभी आपको बता दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहा है खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट करें, यानी किस प्रकार भिन्न है उसे बताना है। तो खाद क्या ना, जो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। मतलब गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के सड़ने या गलने से प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है, जैसे गोबर को सड़ने से खाद बनते हैं। इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। इससे पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होती है। और पांचवा पॉइंट है, यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशेषण धीरे धीरे होता है। अब आ जाओ उर्वरक क्या है? तो हम लोग जो इसे खाद बोलते हैं, असल में हम उसे उर्वरक बोलेंगे। उसे इंग्लिश में फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो उर्वरक बोलेंगे। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। इसका उत्पादन कारखानों में होता है। इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होती है। यह पानी में घुलनशील होने के कारण इसका अवशोषण शीघ्र ही हो जाता है। अब कह रहा है उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे गैस विनियम सरलता से हो पाता है। इससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इसलिए उर्वरक से अच्छा खाद माना गया है। खाद जिसे हम खुद से निर्मित करते हैं सड़े अपशिष्टों से, और उर्वरक जिसे हम बाजार से खरीद के लाते हैं। अब सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन करना है। तो फसल को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। यानी फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां हैं। पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहाँ पर जल का कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ड्रिप तंत्र क्या है? यानी सिंचाई दो प्रकार के होते हैं। एक तो छिड़काव तंत्र से होता है और एक ड्रिप तंत्र से होता है। इसमें छिड़काव तंत्र से फुहारे के रूप में छिड़कते रहता है हमेशा 24 आवर, और ड्रिप तंत्र से भी होता है, मतलब मिट्टी के अंदर से पाइप गुजार दिया जाता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं। इसमें जल के बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता है। यह पानी
यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। यह विधि फलदार पौधे, बगीचों और आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा, चर्चा करना है। तो गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम गेहूं को ग्रीष्म ऋतु में ही बोते हैं, जिससे कि अच्छी मात्रा में उसे अ, ओस भी प्राप्त हो सके, कुहासा और थोड़ा बहुत धूप भी मिल सके, ह्यूमस भी मिल सके। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या करना है। तो खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरकता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी में ह्यूमस मौजूद हो सके। एक अन्य तरीके फसल चक्रण भी है, यानी फसल को चेंज करके भी बोना चाहिए। इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन पुनः पूर्ण हो पाता है। अब आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन में। खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खेत में फसल के साथ कई अवांछित बेकार पौधे उगाते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इसको निराई के द्वारा हटाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रण करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, यानी खरपतवार खेत से फसल के साथ कई अवांछित बेकार पौधे उगाते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाया जा सकता है। यह बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह फसल को होने होने वृद्धि होने से प्रभावित करते हैं और पशुओं और मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। इसमें पहला है, फसल उगाने से पहले खेत जोत कर इससे खरपतवार पौधे सुखाकर मर जाते हैं। दूसरा है, फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधों पर मर जाते हैं। अब निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। अब आ जाऊं, सबसे पहले फसल का पहला चरण क्या है, नहीं, गन्ने कह रहा है निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो पहले सब प्रथम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। उत्तर डायरेक्ट आप सभी क्वेश्चन में देख सकते हैं, पहले लिखा हुआ है फसल को चीनी मिल में भेजा जाता है, जो कि असंभव है। पहले फसल हुआ नहीं, फसल को हम चीनी मिल कैसे भेज सकते हैं, जो कि सरासर गलत है। सिंचाई, पहले हम फसल बोएंगे, फिर पौधे आएंगे, फिर सिंचाई होगा। फिर कह रहा है कटाई, तो कुछ उल्टा सीधा दिया हुआ है, इसे हम सही क्रम में बनाएंगे। तो सही क्रम में कैसे बनाएंगे, तो उत्तर में दिया गया है पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे, जो ऑप्शन मेरा 5 नंबर में है। फिर खेत में की जुताई करेंगे, जो ऑप्शन 6 नंबर में है। फिर बुआई करेंगे, 4 नंबर में है ऑप्शन। खाद देंगे, फिर 7 नंबर में है। सिंचाई करेंगे, 2 नंबर में है। कटाई करेंगे, 3 नंबर में है। अब फसल को चीनी मिल में भेजेंगे, 1 नंबर में है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, पहले मिट्टी तैयार करेंगे, खेत की जुताई करेंगे, फिर अनाज को बुआई करेंगे, फिर उसमें छोटे छोटे पौधे उगाएंगे तो खाद डालेंगे, फिर खाद डालने के बाद सिंचाई करेंगे तो पौधे कंप्लीट हो जाएंगे, पूरी हो जाएंगे, तो फिर पक जाएंगे। फिर पकेंगे तो कटाई करेंगे, फिर फसल को चीनी मिल तक भेज देंगे। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, नीचे दिए गए कुछ संकेतों की सहायता पहेली को पूरा करना है। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है। दूसरा है, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं का उचित देखभाल करना। तीसरा है, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, अब फसल पक जाने के बाद काटना। तो बाईं से दाईं ओर
शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, ये क्लू में आप सभी को भरना है। तो ये क्लू बनाया गया है, ये क्लू में कंप्लीट करना है, ठीक है। और एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। रासायनिक पदार्थ से जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्लू का आंसर नीचे है। सबसे पहले रहट, और र से रवि, फिर ख से खरीफ, और फिर फ से फसल, फिर प से पशुपालन, और फिर उर्वरक, कटाई, निराई। ये क्लू कंप्लीट हुआ। तो ये कंप्लीट चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हमने आप सभी को बता दिए हैं। यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसा ही वीडियो आपको डेली बना बना के देते जाएंगे। आप सभी चाहे तो डायरेक्ट हमारे कंटेंट को देखकर आने वाले मार्च की परीक्षाओं में आप सभी अच्छे सफलता से अच्छे अंक लाकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। यह क्लास 8 का है, जो कि एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, और यही क्वेश्चन आपको सिर्फ पढ़ लेना है। इसी से आपको 110% मार्क्स आएंगे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह हमारी गारंटी है। आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।